तो सिलेबस अब तुम्हें एक जानकारी दे रहा हूँ क्या कैसा है। तुमने तो देखा ही लिया है, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं कितने लेवल पे है क्या है। जैसे अपन लोग ये पढ़ते हैं, शुरू की यूनिट देख के तो थोड़ी प्रसन्नता है, लेकिन उसका वेटेज भी समझना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तुम्हें, इसमें लिख दिया इन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में लिख दिया। तो कोई भी पेपर देने जाओ नंबर सिस्टम लिखा ही रहता है। सबसे पहली बात यह है, इधर पे एक जगह पे लिखा है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब ये है बोडो मास जो होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, मतलब स्क्वायर रूट जो सब उसके अंदर है। यदि आप सोच रहे हो कि रेशो नहीं आएगा पेपर में, एचसीएफ एलसीएम नहीं आएगा, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इन सबको किसके अंदर रखा गया है, नंबरी के अंदर रखा गया है। तो ये क्या लिखी हुई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हमने लिखवाया तुम्हें डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये अभी लिखवाया था तुम्हें एक बार, है ना। कहने का मतलब ये है, ये डेसिमल एक्सपांसन, मतलब कि दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं, बार वाली संख्याएं जो होती हैं, तो एक यूनिट तो तुम समझ गए हो कि कर भी ली है। अब आओगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी क्या होता, बहुपद। बहुपद क्या होता है, तुमने सुना होगा समीकरण, देखो लिखा है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ अकेला एक्स हो या वाई हो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी, जीरोस यानी होता है मूल, मूल निकालना। रिमाइंडर थ्योरम, देखो फिर नंबर सिस्टम का पार्ट यहां पे आ गया। फिर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, समीकरण को अपन हल करते थे ना। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी एल्जेब्रा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस टाइप के जो रिजल्ट होते हैं। फिर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, ये हमारे इन सिलेबस में नहीं है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, उसके या तो एक सॉल्यूशन निकालोगे या दो सॉल्यूशन निकालोगे या तीन, जितने भी सॉल्यूशन निकालोगे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि यदि हमने कोई सॉल्व किया है तो वो ग्राफ पे जितनी बार एक्सिस को कट करता है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया जाता है। तो ये हम नॉर्मल एग्जाम में नहीं देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे, सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये सभी पढ़ा। लेकिन अपन ने सिर्फ क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, ये क्यूबिक में भी हो सकता है, एन पावर में भी हो सकता है, समझ गए। फिर डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ये वही है। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें अपन लोग x प्लस वाई इक्वल टू कोई इक्वेशन इस टाइप से बनाते हैं। फिर है एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जितने भी इक्वेशन के टाइप होते हैं, सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इन्हीं को हम जब क्यूबिक इक्वेशन आते हैं तो बीएससी में एक चीज पढ़ाई जाती है, जकार्ते, कार्डन, ये वो होते हैं, तो उस पे लाना पड़ेगा। ये इतना ही नहीं है, पहले ये जान लो, समझ लो, दिख रहा है लेकिन सॉल्यूशन इसमें कई चीजें और हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हो। इसके बाद है लाइंस एंड एंगल, ये तो हमारे पढ़ने वाले ही सिलेबस में से है। इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ एंगल, है ना, पैरेलल लाइंस, जितनी भी लाइंस होती हैं। फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तुमने पढ़ा है समरूपता, सर्वांग समता, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, ये सब पढ़ना है हमको। पाइथागोरस थ्योरम, ये 10th 11th क्लास में जितना भी है ये पढ़ना है हमको। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं यहाँ पे। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, समझ गए। इसके बाद है जितना भी सर्कल में आता है तुम्हारा, टेंजेंट आता है, कॉर्ड आता है, एरिया बाइसेक्टर आता है, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। फिर यूनिट 4 भी इसी से जुड़ी हुई है, हीरोन्स फॉर्मूला जो तुम पढ़ते हो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, है ना,
एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इधर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, हेमीस्फेयर, फ्रस्टम यानी छिन्नक, इसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड, सब कुछ जितना 3D होता है, भले ही वो इसमें लिखा हो या ना लिखा हो, समझ गए, सब कुछ पढ़ के जाना है ना। इसके अलावा है टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री 10th क्लास तक की टिग्नोमेट्री पूछी जाती थी, लेकिन अब उसने देखो क्या ले दिया है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी जो 10th तक में पढ़ते थे 0 से लेके 90 तक, अब स्पेसिफिक एंगल यानी 18 डिग्री, 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, जो जो अलग अलग है स्पेसिफिक एंगल है उनको बताना है हमको। इसके बाद देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 10th तक के सिलेबस में नहीं है, 11th में पढ़ाई जाती है, 12th में पढ़ाई जा रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में है, बात समझ गए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका मतलब सम्मिश्र संख्या, तुम जानते होगे, रियल, उसका मॉडुलस निकाला जाता है, मॉड निकाला जाता है, कॉन्जुगेट निकाला जाता है, उसको भी ज्योमेट्रिकल उस पे लाना, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं जिसको, कि किस प्लेन में कहाँ चल रहा है, तो वो बताना है हमें। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में भी 2 प्रकार के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, है कि नहीं। इसके बाद आती है, ये 3D चल रही है, पूरी 3D चल रही है। इसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। स्टेट्स में अपन लोग ज्यादा से ज्यादा मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हैं, लेकिन अपन लोग सिंगल सीरीज के लिए पढ़ते हैं। अब उसने कह दिया मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट वगैरह होता है, या रिग्रेशन लाइन, कोरिलेशन लाइन, इनको भी लेके आना पड़ेगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में भी अब आप देखो, अपन लोग सिंपल पढ़ते हैं 10th 11th तक में कि भाई इवेंट है, सैंपल स्पेस है, लेकिन ये देखो बेस का थ्योरम है, ठीक है। ये मैंने 12th और फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है, तो वहां पे आना पड़ेगा इसके लिए हमको। बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बीएससी का सिलेबस है, समझ गए। इसके बाद आएंगे हम लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव। और सबसे बड़ी बात क्या है, पढ़ाना। हम 11 12 पढ़ाते हैं, आईआईटी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, हमको बनता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो हमने वर्ग 1 में देखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे बनाता है वो। जैसे इधर पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, तो एग्जाम में क्या आता है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशियबल, एक ऑप्शन। दूसरा, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इन दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, आइदर 1 और 2, इस टाइप से। ये थोड़ी ना आएगा कि इसका कंटिन्यूटी से सवाल करके दिखा दो, इतना ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें। क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तुरंत हो पाए, है ना। इसके बाद तुम देखो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, इधर पे देखो एक जगह लिखा हुआ है उसने, कहां पे लिखा हुआ है, एरिया बिटवीन 2 कर्व। एरिया बिटवीन 2 कर्व, 2 कर्व यानी होता है पैराबोला, हाइपरबोला। तो वो तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा तुमको, क्योंकि जब वो ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये बनाएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या 8x और x स्क्वायर इक्वल टू 12y, इनके बीच में कैसा एरिया घेरा होता है, वो कितना होता है। तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये पैराबोला में वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो वो लिखा नहीं है, लेकिन जब उसने ये लिख दिया, यानी वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ के जाना ही पड़ेगा। 12th का जितना है, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर पे भी बर्नौली फॉर्म है, इधर पे भी बर्नौली फॉर्म आता है, वो हमको पूरा पढ़ना है। इसके बाद है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट,
अब आप इधर पे देखो, गॉस का थ्योरम, ग्रीन का थ्योरम, स्टॉक का थ्योरम, ये फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो अब ये सिलेबस जितना दिख रहा है उतना है नहीं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। जितना दिख रहा है उतना है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है, समझ गए। और यदि आप 11th-12th के कांटेक्ट में बहुत दिनों से नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा प्लस पढ़ाना पड़ेगा। अब इधर पे एक चीज़ छूटी है, कहीं पे एक जगह सीरीज लिखी हुई थी, ये लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सीरीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी जीपी बस। अब इधर पे उसने क्या लिख दिया, एक वर्ड लगा दिया स्पेशल सीरीज। अब स्पेशल सीरीज का मतलब क्या होता है, फिबोनाची सीरीज, साइन की सीरीज, कॉस की सीरीज, लॉग की सीरीज, सबकी सीरीज मालूम होनी चाहिए, ई की पावर एक्स की सीरीज सब मालूम होना चाहिए। ये उनने तो लिख दिया एक वर्ड स्पेशल सीरीज। अब सीरीज के अंदर कितनी चीजें हैं ये भी तो दिखाना पड़ेगा हमको। अब इधर पे इन्होंने कहीं पे जैसे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2D में भी है जिसमें हाफ BH फॉर्मूला है, और 3D में भी है जिसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके फॉर्मूला लाया जा सकता है। यानी यदि आपको मैट्रिक्स सॉल्व करते नहीं बनता होगा या डिटर्मिनेंट, तो एक क्लास में हमको यह भी बताना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। बात समझिए, है ना। अगली चीज है ये सिलेबस है, इसके आगे ये तो हमारे बहुत हाथ के सिलेबस हैं, लेकिन फिर क्या चालू हो गई, फिजिक्स चालू हो गई, ठीक है। फोर्स एंड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये मेरे बस में नहीं है, ये दूसरे टीचर को पढ़ाना पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि ये मेरे उससे नहीं चलती हैं, है ना। मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी और ये जो चल रहा है, फिर है केमिस्ट्री। तो टोटल कितनी यूनिट हो रही हैं तुम्हारी, 20 यूनिट हो रही हैं। अब कुछ लोग इस इंतजार में भी हैं कि हो सकता है रिवाइज्ड कुछ हो अभी, है ना, लेकिन कुछ होने की उम्मीद अब नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 20 यूनिट हैं। 20 यूनिट में हमारी कमांड किस पे है, हमारी कमांड उन यूनिट पे हो सकती है जो तुमसे बनती हैं, अभी जो पढ़ रहे होगे। जैसे तुम्हें लग रहा हो नंबर सिस्टम बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। प्रश्न कितने हैं, 100 हैं, टोटल 100 प्रश्न है। किसी यूनिट का वेटेज नहीं दिया है कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज है। हम पढ़ के गए नंबर सिस्टम, पता चले उधर पे हमको ये सब बहुत ज़्यादा आ गया, या ये पढ़ के गए पता चले वो आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। अब तो सिर्फ ये है कि पढ़ना पड़ेगा भैया, सही बात है, और पढ़ना तो पड़ेगा। और हम एक व्यक्ति अकेले के बस की बात भी नहीं है ये। यदि हमने मान लो 2 घंटे की क्लास लगा दी तो 1.5-2 घंटे की दूसरे टीचर की भी लगानी पड़ेगी क्लास, तभी तो वो अगली 10 यूनिट कराएगा ना भाई। तो इन सब चीजों को पहले समझ लो। बीच के बिच्चे में होशियारी खत्म मत करना, तैयारी करो तो सॉलिड करो, नहीं करो तो हल्की फुल्की पढ़ना है तो बंद कर दो। सच बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पेपर जिस स्तर का है, जो लोग वर्ग 1 का पेपर दिया होगा, जिन्होंने वर्ग 1 की तैयारी कर रहे होंगे पिछले सालों में, और वो हो गए होंगे वर्ग 1 में फेल, उनने दिया होगा वर्ग 2, और वो यदि हो गए होंगे पास, तो वो इसको बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में ही यही सब था। वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उनके सिलेबस में ही था ये चीजें। तो हमारा मुकाबला वर्ग 2 के वर्ग 2 वालों से नहीं है, वो उन व्यक्तियों से है जो वर्ग 1 में थे और वर्ग 1 नहीं निकाल पाए होंगे और उनका वर्ग 2 निकला होगा। सिलेबस आने के बाद से कितने चेंजेस हुए हैं। कुछ लोगों ने कह दिया भैया हमारे बस की नहीं है, कुछ लोगों को अब पढ़ने आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, जैसे शाम को कुछ बच्चे आते थे, बोले सर वो तो वही सिलेबस होता है, हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही ये सिलेबस देखा तो या तो वो डर के पढ़ेंगे या डर के छोड़ देंगे, 2 ही ऑप्शन है ना। अब दूसरी बातें आप बता रहा हूं मैं तुम्हें, जैसे ये जो मैं पढ़ाता हूं, जैसे ये सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा हुआ है, समझ गए।
तो इतना ये सीक्वेंस एंड सीरीज ही है, ये डिफरेंशियल है ना। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि प्रश्न कौन सा आएगा। क्वेश्चन तो लाइन से हैं, लेकिन पेपर में तो उनको उस क्वेश्चन को हमको, जैसे हम ये वाले एग्जाम पढ़ाते हैं जिनमें, इनमें तो टाइम बहुत रहता है, लेकिन हमारे पेपर में तो टाइम नहीं रहेगा ना। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे बना सकता है, देखो थोड़ी चर्चा करता हूं मैं तुमसे। क्या पढ़ने का वो करना पड़ेगा अपन को, वो बता रहा हूं तुम्हें। ये बताओ मुझे, ये कौन सी सीरीज है, ये बताओ ये कौन सी सीरीज है। समझ गए, एपी है, डिफरेंस सेम है। इसके बारे में बताओ क्या क्या जानते हो, कौन कौन से फॉर्मूले जानते हो। ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, सही बात, ये जानते हो, खत्म। इसके बाद एएम जानते हो, अर्थमेटिक मीन, इन एवरेज निकालते हैं, a प्लस बी बाय 2, ये सब जानते हो, जानते हो, कोई बात नहीं है। 2, 4, 8, 16, ये कौन सी सीरीज है, जीपी है। इसका भी L इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, सम का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, सही बात है। इसमें भी जीएम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, सही बात। तीसरी चीज है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये कौन सी सीरीज है, ये है एचपी है। एचपी में सम नहीं पूछा जाता, सीधे एचएम पूछा जाता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। समझ गए, इतना तुम्हें आता है, यह सुना है तुमने। अब मेरे प्रश्न सुनना और उनको मुझे समझाना कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। ये तो तुम्हें आता है, मैं पहला प्रश्न बना रहा हूं जो तुम्हें आंसर देना है। पहला प्रश्न है कि एएम, एपी और जीपी में मेन डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे भैया इसमें 2-2 का गैप होता है और ये कॉमन रेशो होता है, वो सब मैंने मान लिया। मेन डिफरेंस क्या है, तुम ये बोलोगे रेशो अलग होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, इसमें कॉमन रेशो निकाला जाता है, हमने मान लिया। और कोई, हाँ कैसा ग्रेटर देन का, क्या बता रहे हो, कुछ बता रहे हो आपने। ये तो रट के रख लिया है, ये तो रटा ही है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम ये चीज पढ़ के आए हो। प्रश्न कैसा बनेगा, ये फॉर्मूला दे देगा, यही फॉर्मूला, और वो ये पूछेगा कि ये किस किस कंडीशन में सही है। क्या ये r इज ग्रेटर देन 1 के लिए सही है, लेस देन 1 के लिए सही है, कि इक्वल टू 1 के लिए सही है, ऐसा प्रश्न बनाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये किस वैल्यू के लिए सही है, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, कि इक्वल टू के लिए। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला r इज ग्रेटर देन 1 के लिए होता है और ये फॉर्मूला r इज लेस देन 1 के लिए होता है। समझ गए कि नहीं, ये हमें लिखाना पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है, हमें ये बताना है। बाकी हमें ये तो ठीक है, हमने लिखा दिया, तुमने 2-4 सवाल दे दिए, कर लिए, उससे मतलब नहीं है। एएम बड़ा होता है जीएम से, जीएम बड़ा होता है एचएम से, ये रिलेशन है। समझ गए। अगला जो मेन डिफरेंस है एपी और जीपी में, वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि एपी इनफाइनाइट नहीं होती, जीपी इनफाइनाइट होती है।
भी हो सकती है। जीपी क्या हो सकती है? आप देखो एपी में आपने ये सूत्र पढ़े हैं, जीपी में ये पढ़े हैं, लेकिन जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये भी होता है। लेकिन ये कौन सी सीरीज का होता है? इनफाइनाइट। लेकिन एपी में नहीं होता ये, समझ गए? तो डिफरेंस ये आएगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे देगा, ये फॉर्मूला किस टाइप की श्रेणी में उपयोग कर सकते हो आप? nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ एचपी, तो ये nth टर्म के लिए है ही नहीं, ये इनफाइनाइट सीरीज है। स्पेशल सीरीज सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है उसने। स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये स्पेशल सीरीज में लगाया जाता है, तो ये थोड़ी ना पढ़ाया जाता है कॉमन क्लास में। तो ये हमें लिखाना है तुम्हें कि ये ऐसा ऐसा होता है, समझ गए? देखो एक वो है, चांस है, कोई बोले कि भैया ये आएगा कि नहीं आएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपसे बनता है, हम ये मान के चल रहे हैं। तुम बोल दोगे नहीं भैया हमसे तो ये बनता ही नहीं है, तो फिर हमको पहले क्या बताना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी हमें कि इनको आप भी पढ़ के आइए, नहीं तो अब जैसे डिफरेंशियल है, अब हमने डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स या एक्स स्क्वायर या कुछ भी डिफरेंशियल ले लिया। अब आप बोल रहे हैं हमसे डिफरेंशियल करते ही नहीं बन रहा है, तो डिफरेंशियल नहीं बन रहा तो इंटीग्रल की तो पूरी यूनिट गई भैया। बात समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि कुछ चीजें आप, अब जैसे टिग्नामेट्री है, टिग्नामेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, टेबल है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। यदि आप बोलोगे हमको ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वगैरह ये लेते ही नहीं बनता तो हम क्या करें, तो फिर तो बहुत टेंशन हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, जैसे कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b(y) और वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 4ax। ये देखो दोनों पैराबोला के इक्वेशन है कि नहीं है? सुना है ना पैराबोला? तो पैराबोला का जो इक्वेशन है तो इनके फिगर कैसे बनते हैं? इसका फिगर एक्स स्क्वायर यानी ऐसा और वाई स्क्वायर यानी ऐसा। तो ये एग्जाम में ये आएगा कि यदि ये दोनों पैराबोला हैं और इनका ये कॉमन एरिया है तो ये कॉमन एरिया किसके बराबर होता है? तो मैं तुम्हें डायरेक्ट रटवाऊंगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 16ab अपॉन 3 के इक्वल होता है, 16ab अपॉन 3 के इक्वल होता है। तो ये a और b कहां से आएंगे? इससे 4ax 4b(y) से तुलना करके आएंगे। तो लेकिन तुम बोलोगे हम ये रटेंगे कैसे? तो हम इसको मेथड से बता देंगे, लेकिन मेथड से करने में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। उसने लिखा है ना एरिया अंडर 2 कर्व, इसका मतलब क्या होता है? ये कर्व किससे घिरा हुआ है? 2 पैराबोला से। कल को यही फिगर ऐसा आ जाएगा, अब ये घिरा हुआ है एक पैराबोला एक लाइन से। कल को यही क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ऐसा पैराबोला बनाएगा, एक सर्कल बना देगा, तो बोलेगा एक पैराबोला एक सर्कल से कितना घिरा रहेगा। तो इन सब के डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ घिरता है, क्योंकि सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा। सॉल्व तो करने में मुश्किल ही है, लेकिन यदि आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, है कि नहीं? तो ये सब चीजें जितने भी टिग्नामेट इसके तुमको 12th क्लास थोड़ी भी याद है, 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा बहुत पॉपुलर सवाल देखा होगा ये तुमने, ये बहुत पॉपुलर सवाल देखा होगा जो पेपर में आता है। इसमें बस ये है स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा π/4 होती है, इसको रट के रखना है। ऐसे कई सवाल आएंगे π/4 जिनके आंसर होंगे सीधे सीधे, है ना? तो वो फॉर्म लिखाने हैं कि ये फॉर्म आपको रट के रखिए कि इनका आंसर सीधे आता है। ये बात अलग है तुम बोल दोगे नहीं बनता है तो करके दिखा दो, वो हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन अब तुम पेपर देने गए और पेपर में ये सवाल आ गया 0 to π/2 1/1 + tan²x, तो तुम्हें याद आ गया कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे cot²x, इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, यानी इसका आंसर भी क्या आएगा? π/4। तो ऐसे कुछ रिजल्ट रटवाऊंगा कि इनको याद करके जाइए।
ट्वेल्थ में कुछ सीधे सीधे सवाल हैं, इस टाइप से चलता है ये साइन एक्स। पेपर में देखो एक चीज बताता हूं, ये सवाल तुमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसका आंसर 3 आता है, इसके इक्वल वो 10x लगा देगा, इसके इक्वल क्या लगा देगा 10x, और साइन x की वैल्यू पूछ लेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा कि इसको सॉल्व करने पे 3 आएगा, यानी 10x की वैल्यू हो गई 3/1, पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा 3/1, ये √10 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू √10, 3/√10 आंसर आएगा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बोल दे मेरे से तो ये हल ही नहीं करते बनता, और वो ट्रिग्नोमेट्री में ये सवाल में फंसा ले, तो वो तो परेशान हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो समझाने का मेरा इसके पीछे रीजन ये है कि पहले तो घबराना नहीं है, दूसरा आपके पास क्या 11 12 की बुक है, पहली बात। यदि घर में ये बुक नहीं है तो अरेंज करो फिर, क्यों? क्योंकि उसमें से हमको आपको बताना पड़ेगा कि ये आपको भी देख के आना। अब यदि आप मेरे से बोलो कि भैया मेरे को इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। वो nx n-1 डिफरेंशियल होता है, नहीं समझे? वो क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। दूसरी बात, तो क्या ये पेपर में आने वाला है कि ये फॉर्मूला पूछेगा? नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? ऐसा आप एक बात समझो, आप दे रहे हो मेंस, आप ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हो, पेपर में ये नहीं आएगा इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि ये लिखा है इसका आंसर और ये लिखा है, इनमें से सही कौन सा है और क्यों? तो उसके 2 कथन और अवधारणा बना के दे देगा। ये आंसर सही है कि ये, तो ये क्यों सही नहीं है? नहीं तो सी क्यों लगाते हैं? इसका dx का मीनिंग क्या होता है, dx क्या होता है? बात समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? कि फॉर्मूला हमने रटवाना तुम्हें है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमको ये बताना है कि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो। जब यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल होता है, कोई लिमिट होती है, तब सी नहीं आता, लेकिन जब इनडेफिनेट इंटीग्रल है तब सी आता। इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, हमें नहीं मालूम कितना। dx क्या होता है, जैसे अपन लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे ये 2 लाइन बनी हुई है, ये हिस्सा होता है dx, समझ गए? तो हमने यहां से लेके इसका आगे तक की वैल्यू पता करनी है, तो हमने इसको छोटे छोटे dx में तोड़ा है। तो हमने क्या किया, इसकी रेंज पता कर रही है कहां से कहां तक जा सकता है। लेकिन जब आपने लिमिट ही नहीं दी मुझे, तो ये तो कितना भी जा सकता है। तो मेरा जो आंसर है उसमें या तो कुछ कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, तो वो कौन एडजस्ट करता है, सी। लेकिन जब यहां पे आप लिमिट बता दोगे कि इतने के अंदर ही बताना है, तो फिर एक फिक्स आंसर आता है, तो उधर पे फिर हमें सी की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ गए कि नहीं समझे? ऐसी छोटी छोटी बात बतानी है हमें, बहुत बड़ी बातें नहीं बतानी है, जो कि हम कॉमन उस पर छोड़ दे रहे हैं। समझ पा रहे हो बातों को? अगली बात यह है, जैसे इंटीग्रल में एक फॉर्म होता है ex fx प्लस f'(x), ये एक फॉर्म होता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है ex fx, इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है। तो पेपर में क्या आएगा मालूम है, e की पावर x, fx की जगह cos sin x लिख देगा, और cos x f'(x) की जगह ये। तो आपको पहचानना पड़ेगा, देखो ये fx है यानी ये साइन है, इसका डिफरेंशियल यानी कॉस है। तो यदि ऐसा सवाल है तो इसका आंसर डायरेक्ट e की पावर x sin x होता है। ये आंसर खत्म हो गया। ऐसे डायरेक्ट फॉर्म मालूम होने पड़ेंगे पेपर में। यदि हम इसको मेथड से कर देंगे, जो आईलेट होता है कि 2 प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना। बात समझ पा रहे हो कुछ चीजों को?
तो ये चीजें हैं, हमने ये सिलेबस के बारे में ये बताने का प्रयास किया कि अब आप मान लो एक अलग सोच से पढ़ना पड़ेगा। वैसी सोच नहीं है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के 4-6 फॉर्मूले रट लिए और काम बन गया, नहीं आएगा वैसे में। अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उधर पे डोमेन और रेंज भी लग जाएगा, लिखा नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ट्रिग्नोमेट्री या इंडेफिनिट इंटीग्रल जो भी पढ़ रहे हो डोमेन और रेंज भी होता है इनका। लेकिन कोई ऐसा कठिन प्रश्न नहीं आएगा। मान लो मैंने तुमसे पूछा डोमेन क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, जरा दो, जो तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत। डोमेन कुछ याद है? नहीं। हिंदी में क्या कहते थे डोमेन को? रेंज को कहते हैं प्रांत कहते हैं, परिसर। तो डोमेन को प्रांत कहते होंगे, प्रांत। कोई आइडिया है डोमेन यानी? तो अब जैसे अपन भूल गए हैं पेपर में, उन्हें भी मालूम है तुम भूल गए हो, तो बहुत कठिन नहीं आएगा कि ऐसे बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया और बोले इसका डोमेन निकालो। नहीं, डोमेन ये आ सकता है कि डोमेन क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा या कोई फलन दे देगा, उसका सिंपल सा डोमेन। डोमेन यानी जहां वैल्यू डिफाइन है, जहां वैल्यू डिफाइन है। डिफाइन यानी क्या होता है? जैसे 1/x लिखा है, कहीं x की जगह क्या रख दूं ताकि ये अनंत हो जाए, बताओ? 0। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 नहीं रख सकते, नहीं तो वो अनंत बना देगा। कहानी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे साइन x है, साइन x का डोमेन क्या होगा? क्या साइन x को तुमने कभी अनंत देखा है? साइन की वैल्यू कभी अनंत देखी है? नहीं। तो उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। कॉस की वैल्यू ऑल रियल नंबर। टेन की वैल्यू ऑल रियल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें 90 पे क्या हो जाता है? उसका मीनिंग समझना है हमें। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे, उसका उद्देश्य, इस सिलेबस का उद्देश्य ये नहीं है कि तुमसे खूब पढ़वाना है, क्योंकि तुम्हारी जो क्लास पढ़ाने की है वर्ग 2, वो तो 9वीं 10वीं है और सिलेबस में क्या लिखा है 11वीं 12वीं का भी है। तो क्या वो तुमसे 11वीं का डिफरेंशियल इंटीग्रल करवाना चाह रहा है? वो तो 9वीं 10वीं में है ही नहीं। वो उसका 9वीं 10वीं में क्या लिंक बना सकते हो तुम, ये पूछेगा। पूछेगा इन द सेंस, जैसे यही डोमेन है, अब आप लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, दोनों लाइन दोनों तरफ ओपन है, तो उसको डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर हो गया। उसका यूज मालूम होना चाहिए, उसका वर्ड मालूम होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री 10 तक में क्या है, 0 से 90 की टेबल बना लो, एलिवेशन एंगल और ये एंगल वो एंगल। ग्रेविटेशन में एक सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। सुना है गुरुत्व केंद्र? मैथ्स में भी केंद्रक है, उसको भी ग्रेविटेशन सेंटर बोलते हैं। तो 9वीं में है गुरुत्व केंद्र और 11वीं की टिग्नोमेट्री में ग्रेविटेशन सेंटर है। तो उसको हमको लिंक करना है कि ग्रेविटेशन सेंटर क्यों पूछा गया, क्योंकि केंद्रक पढ़ाना है हमको। जितने सेंटर होते हैं सब पढ़ाने हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको पढ़ने के लिए तुम्हारी भी हिम्मत चाहिए और हमारी तो चाहिए ही चाहिए। क्या बोलते हो, है ना? आप लोगों ने बहुत समय से 11-12 देखा ही नहीं होगा। 11-12 नहीं देखा है, हम यही देख रहे हैं, वर्क एंड टाइम, ट्रेन, है ना, यही देख रहे हैं। अब सिलेबस चेंज कर दिया तो ये देखा जाए किसी मायने में तो पॉजिटिव भी है और किसी मायने में नेगेटिव भी है, वो अपनी अपनी सोच है। हमारे जैसा व्यक्ति, हम हमेशा जब भी कोर्स कोई चीज़ कठिन हो जाती है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसका हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि बीएससी में ग्रुप थ्योरी आई थी। बीएससी किसी ने, आपने मैथ्स से किया है, ग्रुप और रिंग थ्योरी थी। ग्रुप और रिंग थ्योरी किसी से नहीं बनती थी, हमने सीख ली, है ना, हमने सीख ली। तो बहुत सारे बच्चे हमसे वही पढ़ने आते थे कि ग्रुप और रिंग कैसे, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। बाकी ऐसे रट रुटा लेते हैं कि इसके 4 नियम होते हैं, एसोसिएटिव, कम्युनिटेटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना, ये सब पढ़ लो, लैग्रांज थ्योरम, फर्मा थ्योरम, जो पढ़ना पढ़ लो, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो वो हमने समझ लिया था कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे हमको एक
अलग पहचान मिल गई कि हाँ यार ये व्यक्ति को आता है। सेम सिलेबस है, मैक्सिमम लोग तैयारी काय की कर रहे होंगे, उसी की कर रहे होंगे। किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा सिलेबस हो सकता है। सिर्फ हमें दिक्कत उनसे है जो वर्ग 1 वाले वर्ग 2 दे रहे होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई वो ही रहे होंगे, या वो अतिथि शिक्षक जो 11th-12th पढ़ा रहे होंगे, जो 11th-12th पढ़ा रहे होंगे उनको ये इंटीग्रेशन और ये वो करते बन रहा होगा। हम लोग हो सकता है वो नहीं पढ़ा रहे थे या उसको नहीं देखा हमने। तो सबसे मेन बात है 11th-12th की बुक लाना, कुछ जो मिल जाए। हमें आपको पढ़वाना नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि पेपर में यदि ये सवाल आ गया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स मान लो, तो तुम्हें ये मालूम रहे कि ये माइनस कॉस एक्स होता है। हम तुमसे खूब सवाल नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, हम फॉर्मूलों की डेरिवेशन बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन दिक्कत यह फॉर्मूले रटने तो पड़ेंगे ना मेरे भाई तुम्हें। भाई कल को डिफरेंशियल का प्रोडक्ट फॉर्मूला आ गया, प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो तुम्हें लिखते बने ना फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और तुम्हें डिफरेंशियल मालूम हो किसके क्या होते हैं। अब आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ गया, अब तुम्हें सूत्र नहीं मालूम 1/x होता है। हमारा वो बुक रखवाने का उद्देश्य ये है, या तो नहीं अरेंज हो रही है तो फिर हम ही कहीं से अरेंज करके वो लिस्टें देंगे कि भैया इनको रटो, रटना पड़ेगा। यदि आपके पास अरेंज हो जाए तो अच्छी बात है। हमें क्या पढ़ाना है पहले ये बताओ। जैसे ये हमारे कुछ बुक्स हैं, आप एक बात समझिएगा। जैसे ये चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो हमारे पास इनके क्या रखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। बात ये नहीं, पेपर में क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, इसमें एक लिखा है सवाल, आप देखिएगा कैसे सवाल आते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी एज वेल एज इन एपी, ऐसा लिखा है। एबीसी जीपी में है तथा वो एपी में भी है। देन ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इज नो रिलेशन बिटवीन ए बी सी। इसमें से क्या टिक करेंगे। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। एक ही सवाल ने क्या निपटा दिया, एपी, उसी सवाल में क्या आ गया, जीपी। तो क्या बोल रहे, कुछ आइडिया दे रहे हो क्या, इनमें से कौन सा टिक कर सकते हो। चलो तुक्का लगाओ, तुक्का भी लगा सकते हो। चलो इसका आप ये क्या बोल रहा है, एबीसी काय में है, जीपी में है, और वही एपी में भी कब हो सकते हैं। अब मुझे तुम बताओ, मान लो ये कौन सी सीरीज है, ये बताओ ये कौन सी सीरीज है। एपी है, क्यों, डिफरेंस 0 है, जीपी नहीं है, ये जीपी भी है। तो वो यही तो पूछ रहा है कि एबीसी एपी भी बने और जीपी भी बने, तो ऐसा कब हो सकता है, जब तीनों क्या हो, इक्वल। बस सवाल खत्म हो गया। इसका मतलब ये है, ऐसे सवाल आएंगे। तुम्हें ये नहीं आएगा कि आप बहुत कठिन सवाल आएगा,
बहुत बेसिक चीज आनी है और उसी को वो पूछेगा। तो घबराने की नहीं हो रही है, अच्छे से समझने की हो रही है कि क्या हो रहा है। कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा, है ना। और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो बताओ कि ये प्रश्न है हमारे मन में।